अब आगे देखेंगे, आगे हम देख लेंगे, हमारे पास सेकंड आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने आपको पहले भी बता दिया है इनको क्यों एडजस्ट करना है, बिकॉज हमने देखना है कि इस साल की चीजें क्या क्या है, इस साल के एक्सपेंसेस, इस साल के गेन जो है वो इसी साल हमने एडजस्ट करना है, इसीलिए इनको एडजस्टेड इंक्रीज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इसी साल में इनको एडजस्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने इस इनकम को अर्न किया है, कब अर्न किया है, कब हमने ये इनकम कमाई है हमने इसी साल, लेकिन रिसीव नहीं की है, ठीक है ना, रिसीव नहीं की है। सपोज कोई भी इनकम होगी, ठीक है ना, जो आपने कमाई होगी, लेकिन सेल्स भी एक इनकम है, ठीक है ना, आपने दिया है लेकिन आपके पास डेटर है अभी, क्या होगा वो, यानी कि आपने उससे रिसीव नहीं किया है, लेकिन है वो इसी साल की ही इनकम। ओके, तो इसको भी अगर ट्रायल बैलेंस में आप दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? शाबाश, क्या ये ट्रायल बैलेंस में हम दिखा सकते हैं? शाबाश। अगर ट्रायल बैलेंस पे है तो ये हम कहाँ दिखाएंगे? अगर ट्रायल बैलेंस पे ऑलरेडी ये दी हुई है तो कोई बता सकते हैं हम इसको कहाँ पे दिखाएंगे? एसेट साइड। एग्जैक्टली exactly. पर्टिकुलर। कहाँ पे दिखाएंगे हम? इफ आउटस्टैंडिंग इनकम appears within the trial balance it will be shown as asset। क्यों? एसेट इन द बैलेंस शीट, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि आपको रिकॉग्नाइज करना है ये हमारा एसेट है, लायबिलिटी है, जो भी है वो उस रिकॉग्नाइज करना है। और पहली क्लास में मैंने आपको बताया है एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, ये हमारा एसेट है सर, क्योंकि ये हमने अर्न किया है लेकिन अब तक रिसीव नहीं किया है, इन फ्यूचर हमने रिसीव करना है। तो सिंपली अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, आप उठा के रिकॉग्नाइज किया आपने कि ये एसेट है भाई पर्टिकुलर ईयर का, तो आप उठा के बैलेंस शीट पे डालोगे एज एन एसेट। बट if it is not shown in the trial balance, if it appears outside the trial balance, तो इसके दो इफेक्ट्स लगते हैं। क्या क्या इफेक्ट होंगे आप खुद ही बता दोगे, खुद ही बता दीजिए। देन इट विल बी फर्स्ट एडेड, ऐड क्यों होगा? क्योंकि इसी साल का सर आउटस्टैंड है, इसी साल का ही है, अगले साल का नहीं है, इसी साल की ही इनकम है सर, जैसे इसी साल का खर्चा था वैसे ये इसी साल का इनकम है सर, इसीलिए हम इसी साल के इनकम को ये ऐड कर लेंगे, इस साल के इनकम को ये क्या कर लेंगे, ऐड। तभी हमें पता चलेगी हाँ इस साल का ही इनकम कमाया है हमने, इस साल का ही रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। कहाँ पे कर लेंगे? एडेड टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज इनकम कहाँ पे होगी सर? इनकम का नॉमिनल जो रूल है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ओके, और ये एसेट भी है तो हम कहाँ पे दिखाएंगे? एसेट साइड पे दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस शीट के। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपेड इनकम। क्या ये इस साल का प्रीपेड एक्सपेंस, क्या ये इस साल का एक्सपेंस है? कोई बता सकता है मुझे? ये एक्सपेंस इस साल का नहीं है, बल्कि ये आइंदा अगले साल का प्री, हमने जो एक्सपेंस है अपना वो पे करा है ऑलरेडी। ऑलरेडी जब आपने पे किया है मतलब आपको ये इस साल का बर्डन नहीं था, आपने इस साल में लेकिन ये खर्चा कर दिया है, इसका बेनिफिट आपको आगे साल में मिलने वाला है, तो आप इस साल से उठाओगे, उसको सबट्रैक्ट करोगे, एडजस्ट जब करोगे। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो आप क्या करोगे इसको भाई, इसको आप उठा के सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये सर इस साल का हमें खर्चा नहीं है, एक्सपेंस इस साल का नहीं है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो क्या कर लोगे, सीधा जब भी ट्रायल बैलेंस पे एंट्री होती है आपको रिकॉग्नाइज करना है ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है। एसेट। सबसे सबसे पहली क्लास में मैंने बता दिया है प्रीपेड जो एक्सपेंस होता है वो एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के आप किस साइड पे डालोगे इसको, इसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया हुआ है तो इसके दो इफेक्ट्स लगेंगे। कौन कौन से इफेक्ट्स लगेंगे? इट विल बी सब्सट्रैक्टेड, क्यों? क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए हम इस साल से ये सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे? किस कंसेप्ट के थ्रू सर? मैचिंग कंसेप्ट के थ्रू। मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि इस साल के एक्सपेंसेस और इस साल के रेवेन्यूज को आपस में मैच करो, अगले साल का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, उसको माइनस करो, सबट्रैक्ट करो इस साल से, तभी आपको एक रियल फिगर आएगी कि इस साल में क्या क्या खर्चे आपके होने थे, क्या क्या खर्चे हुए हैं। सो टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, क्यों? बिकॉज इट इज एक्सपेंस, सो डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और एसेट साइड में भी दिखाएंगे, क्योंकि अब तक हमने यानी कि पे किया है लेकिन इसका बेनिफिट मत उठाया है, तो ये अब ए से बैलेंस शीट में ये बैलेंस रहता है एज एन एसेट।
जब तक ना हम इसको एग्जॉस्ट कर लेंगे अगले साल में इसका। सपोज आपने प्रीपेड रेंट किया है, ठीक है ना, रेंट आपने पहले ही पे किया है अगले साल का, तो ये आपका एसेट है। अगले साल आपको एग्जॉस्ट कर लोगे तब तक ये आपका एसेट रहेगा। अगले साल एग्जॉस्ट जब हुआ तो ये आपका एसेट खत्म हुआ। ओके, ऐसा ही नेक्स्ट होगी प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम मतलब आप लोगों ने पहले ही इनकम पकड़ी है किसी से, ठीक है ना, अभी आपने उस चीज की सर्विस नहीं दी है या गुड्स आपने अभी नहीं दिया है, ये होता है एडवांस लेना, ठीक है ना, एडवांस लिया है। जब भी आपने कोई चीज एडवांस में ली है वो क्या बन जाएगी आप लोगों की, वो बनती है आप लोगों की लायबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सीधा उठाओगे आप, बैलेंस शीट पे डाल के लायबिलिटी साइड में रखोगे। बट अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो इसके भी दो इफेक्ट्स है। क्या क्या है, क्योंकि ये इस साल का नहीं है सर, हमने अगले साल की इनकम पहले ही पकड़ ली है, दैट मीन्स उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर इनकम से। सपोज मैंने आपको, यानी कि कोई भी इनकम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज अगर मैं पेड बैच लेता, मैंने आप लोगों से इनकम लिया था टीचिंग टीचिंग के लिए, ठीक है ना, तो आप इस टीचिंग से इसको सबट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये सर इस साल का खर्चा, सॉरी इस साल की इनकम नहीं है, ये अगले साल की इनकम है, ठीक है ना। बैलेंस शीट पे क्या होगी, ये अभी लायबिलिटी ही रहेगी जब तक ना आप इसको, इसका सर्विस रेंडर करोगे या सर्विस के लिए या जो भी चीज आप लोगों ने एडवांस में जिस चीज के लिए भी लिया है इनकम, वो चीज जब तक ना आप बराबर करोगे तब तक वो क्या होती है, लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक चीजें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि एडजस्टेड एंट्रीज में बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, क्लियर हुई है चीजें? यस सर। ओके, चलिए, अब आई होप आपको इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप एटलीस्ट इस पे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एक अच्छा खासा लेक्चर लगा है इस पे। सो चलो, आप देखेंगे, देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है डिप्रिसिएशन का, इसको मैंने पहले भी आप लोगों को समझा दिया है। जब भी डिप्रिसिएशन विद इन दी ट्रायल बैलेंस होती है, इसको कहाँ पे दिखाएंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डिप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन क्या है, इन डिप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि भाई डिप्रिसिएशन कहाँ पे होता है, डिप्रिसिएशन जब एसेट का वैल्यू, यानी कि सपोज एसेट क्या, मशीनरी है आप लोगों की, ठीक है ना, उसका वैल्यू जब डाउन होगा, जब चीजों का वैल्यू डाउन हो जाता है उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और डिप्रिसिएशन विद द टाइम हर एक चीज के साथ होता है एक्सेप्ट लैंड, ठीक है, हर एक चीज का वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता है। ओके, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे सर, इसको दो इफेक्ट एडजस्ट करना है ना, जब ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिया दैट मींस हमें एडजस्ट करना है इसको। सो इट विल बी फर्स्ट शोन ऑन द इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद सबट्रैक्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर एसेट को। क्यों, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में ना हम इसको एसेट दिखाएंगे ना लायबिलिटी दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि सर ना एसेट है ये डेप्रिसिएशन, ना लायबिलिटी है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन किसी सपोज मशीनरी का वैल्यू डाउन हुआ है, मशीनरी आपकी 10,000 की है, ओके, मशीनरी आपकी 10,000 की है, इस बात को समझना, 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, बैलेंस है 8,000। आप क्या करोगे, आप इसी मशीनरी को रिड्यूस करोगे थोड़ा, 10,000 वैल्यू को 2,000 आप रिडक्शन कर लोगे तो 8,000 वहां पे बचता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज बैड डेट। बैड डेट की भी एंट्री क्या होती है, बैड डेट को भी एडजस्ट कैसे करना है। बैड डेट पहले ही मैंने समझा दिया है आप लोगों को कि बैड डेट भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे जब ये आउटसाइड है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस से। लेकिन जब हमने इसको एडजस्ट करना है, किस तरह से कर लेंगे एडजस्ट, सीखो चीजों को, यहाँ पे इजीली आप सीख सकते हो चीजों को। इट विल बी फर्स्ट शोन एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड। सिंपल है बिल्कुल सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लेंगे और वो डेबिट होता है। हर एक चीज जो भी एक्सपेंस है वो चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, वो डेबिट होगा। I'm sorry. And then it will be subtracted to the debtors in the balance sheet. क्यों डेटर्स को बैलेंस शीट, बिकॉज बेड डेट कहां से निकलता है, डेटर से ही निकलता है। आपके बिजनेस में 1 लाख या 10 लाख के डेटर्स से, डेटर्स क्या होता है सर, एसेट होता है, ओके। लेकिन आपको 10 लाख डेटर है आपके बिजनेस में, आपको सिर्फ 9 लाख डेटर वापस इन्होंने पैसे दिए, ठीक है ना, यानी कि 9 लाख का अमाउंट आपने रिकवर कर पाए या आपको पैसे मिले 9 लाख के, 1 लाख डेटर जो है वो नहीं दे पाए।
1 लाख आपका डेटर नहीं आपको वापस चुका पाया कर्जा, वो क्या है, वो बैड डेट बन गया सर। ओके, सो इसको क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेटर को जो 10 लाख अमाउंट था माइनस 1 लाख कर देंगे, तो सिंपल सी बात है ये यहाँ पे एडजस्ट होगा। ओके, आई होप ये एंट्री भी आपको समझ आई होगी। जहां पे भी कंफ्यूजन का कोई बात नहीं, आप बता सकते हो चैट करम के थ्रू, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करवा दूंगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। एक बार स्क्रीनशॉट उठा के सेम है चीजें, स्क्रीनशॉट उठा के आप देख लीजिए, जहां पे कंफ्यूजन होगा ग्रुप पे डालना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ओके, यहाँ पे अब और भी आप लोग को टाइम जाया नहीं करना है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है मुझे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम किस तरह से वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आप किस तरह से मेजर करोगे सर, इज मार्केट प्राइस। इसको बोला जाता है रिलायजेबल वैल्यू। ओके, यानी कि जो रियलाइज होता है वैल्यू, जो मार्केट में वैल्यू होता है, उसी वैल्यू को हम क्लोजिंग स्टॉक उसी वैल्यू पे हम यानी कि वैल्यू करते हैं, उसी पे, किस पे, मार्केट वैल्यू पे, ऑन मार्केट वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। ओके, लेकिन चीज देखो यहाँ पे दो चीजें, इट इज कॉस्ट, सपोज देखो एक कोई भी आपका क्लोजिंग स्टॉक जो भी बचा है 1 लाख का है, एंड इट इज कॉस्ट इज 1,10,000 इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने जब इसको परचेज किया था 1,10,000 था, लेकिन अभी कितना है, एज पर मार्केट प्राइस इसका क्या वैल्यू रहा है, 1 लाख। ओके, क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट विच इट इज लेस। तो जिस हिसाब से जो भी इसका लेस वैल्यू होगा उसको आप वैल्यू करोगे, ठीक है ना। सपोज उस वक्त बुक ऑफ अकाउंट पे ही, सपोज बुक ऑफ अकाउंट पे 90,000 ही होता, तो आप इसको कंसिडर करते तब, ठीक है ना। इसी को बोले जाते हैं रिलायजेबल वैल्यू। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं अभी कुछ कैश बुक वगैरह, वो चीजें डिस्कस करने हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन होता है बीआरएस, वो भी 1-2 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपकी अकाउंटेंसी मैक्सिमम कंप्लीट होती है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको निकल के आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स। देखो सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, जर्नल हमने पढ़ा, जो हमने पढ़ा वो जर्नल प्रॉपर थी, ठीक है ना, जहां पे हम एंट्रीज करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हम कैश पे करते हैं, कुछ चीजें हम क्रेडिट पे करते हैं। ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन कैश पे करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट पे करते हैं। सो सब्सिडरी बुक उसका दूसरा नाम जो है, दे आर नोन एज सब जर्नल्स। ओके, क्या दूसरा नाम है, सब जर्नल्स। ये जर्नल ही होती है, जर्नल ही होती है बस। सपोज आपने परचेज बुक अलग मेंटेन की, आपने परचेज का रिकॉर्ड अलग से मेंटेन किया, वो भी तो जर्नल है ना, जर्नल का ही हिस्सा है, लेकिन सब जर्नल मानी जाएगी। एंड दीज आर दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे परचेज बुक, इस पे सिर्फ वो चीजें होंगी जो आप परचेज के रिलेटेड होंगी और ऑन क्रेडिट होंगी, कैश पे नहीं। क्योंकि देखो सबसे पहले है कैश बुक। टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक में कौन सा आएगा सबसे पहले सर, सबसे पहले आएगा कैश बुक। कैश बुक पे सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, जो जो आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है उसको कहाँ पे मेंटेन कर लोगे, कैश बुक में। उसके बाद है परचेज बुक। देखो आपका कंफ्यूजन यहाँ ही खत्म हो जाएगा, इसी पे ही, इसी दो चीज में मैं आपको कंफ्यूजन खत्म करूंगा, क्लियर करवा दूंगा। परचेज बुक में क्या होता है, परचेज बुक में आप कौन से ट्रांजेक्शन करोगे सर, आप बोलोगे जो हमने परचेज के रिलेटेड की है, एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है सब जर्नल में आप सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे। परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन करोगे रिकॉर्ड, जो कि रिलेट होंगी आपके किसके साथ, परचेज के साथ। बट एक चीज यहाँ पे है, जो चीज आपने कैश पे परचेज की होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपने कैश बुक में की होगी, ये बात याद रखना। परचेज में कैश रिकॉर्डिंग्स नहीं आएंगी, परचेज में आप परचेज एंट्री, परचेज की एंट्री करते हो, उन एंट्री को रखते हो जो क्रेडिट पे होंगी। क्यों कैश पे, क्यों नहीं, कैश एंट्रीज क्यों नहीं रखते हम यहाँ पे, कोई बता सकता है, अभी बताया मैंने, थोड़ी देर पहले कंसेप्ट क्लियर करवाया है। यस, कैश बुक में आएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि जो भी परचेजेस हमने कैश में किया है वो कैश बुक में हमने मेंटेन किया है, और जो भी परचेजेस हम क्रेडिट पे कर लेंगे वो हम परचेजेस बुक पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इनको भी एक बार देख लोगे, स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। परचेज बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, लास्ट पे होता है जर्नल प्रॉपर। जो इन सब चीजों में नहीं आते हैं उसको हम जर्नल प्रॉपर में डालते हैं फिर, ठीक है ना, फिर जर्नल प्रॉपर में वो रिकॉर्ड होते हैं। ओके ओके,
आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आएंगे हम, क्या हमारे पास टाइम है, कैश बुक कल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस पे थोड़ा बहुत चीजें समझानी है। आई होप आज का सेशन आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा। कैश बुक में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे आज, तो कल हम इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। कैश बुक में देखो, जैसे कि कैश बुक क्या है, सबसे पहले ये सब्सिडरी बुक है, ओके। लेकिन इसका दूसरा नाम है कैश जर्नल, ओके। ये नाम लिखना, कैश जर्नल। और इसको क्या बोला जाता है, जर्नलाइज्ड लेजर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जब कैश बुक कंप्लीट होगी तब आपको पता चलेगा जर्नलाइज्ड लेजर क्यों बोला जाता है इसको। इट इज दैट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, एक बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है कैश के रिलेटेड, ओके, या कैश के रिलेटेड होती है या क्रेडिट के रिलेटेड होती है। जो भी ट्रांजैक्शन कैश के रिलेटेड है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं आपके कैश बुक में। दैट इज इट रिकॉर्ड्स ऑल दो ट्रांजैक्शंस ऑफ विच इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश टेक्स प्लेस। यानी कि या तो कैश आपके बिजनेस में आ जाएगा या कैश आपके बिजनेस से निकल जाएगा। तो हम वो चीजें कैश बुक में मेंटेन करते हैं। या कैश बुक यानी कि या कैश का क्रेडिट होता है या कैश का डेबिट होता है। लेकिन याद रखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखेंगे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये बात याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो आपको BRS में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लगेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ उस पर हम एक अच्छा खासा आपको लेक्चर डिलीवर कर लेंगे। कैश बुक परफॉर्म्स द रोल ऑफ द बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर, जो मैंने पहले ही बता दिया, इसीलिए इसको बताया जाता है जर्नलाइज्ड लेजर, ओके। So unlike any other account or book, कैश बुक इज बैलेंस डेली। इसको डेली बैलेंस किया जाता है, कैश बुक को डेली बेसिस पे बैलेंस किया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है बैलेंस्ड लेजर, ठीक है, जर्नलाइज्ड लेजर, सॉरी, इसीलिए इसको बोला जाता है जर्नलाइज्ड लेजर। क्यों, लेजर लेजर का क्या एक फीचर है, क्या एक क्वालिटी है लेजर की, जो मैंने पहले बता दिया। लेजर से आप कभी भी किसी भी अकाउंट का बैलेंस पता कर सकते हो। कैश बुक से भी हम कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज सर हम इसको डेली बेसिस पे जब बैलेंस करते हैं तो हम कभी भी इसकी बैलेंस जान सकते हैं। दैट इज वाई ये बन गया एक जर्नलाइज्ड लेजर, ओके। जर्नलाइज्ड लेजर इसीलिए हम कैश बुक को बोलते हैं, ओके। तो ये इनफ्लो है कैश का, जब जब आपके बिजनेस में आ जाएगा डेबिट हो जाएगा, जब जब आपके बिजनेस से चला जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ तक ठीक क्लियर है। इनफ्लो कब होगा या आउटफ्लो कब होगा, सर आउटफ्लो तब होगा जब हम एक्सपेंसेस कर लेंगे, जब हम पेमेंट्स कर लेंगे, जब हम, ठीक है ना, एक्सपेंसेस कर लेंगे बिजनेस में, तो आउटफ्लो होगा। इनफ्लो कब होगा, जब हम इनकम रिसीव कर लेंगे, सेम है, तो तब डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बोला इनकम होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट क्या होता है, कैश होता है, आपकी इनकम डेबिट नहीं करता हूं मैं, ये याद रखना। और BRS में इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट समझना, यहां से ही आपका डाउट स्टार्ट होता है, फिर वो BRS तक रह जाता है। जब जब कैश का इनफ्लो होगा, कैश कहाँ से इनफ्लो होता है, चाहे आप डेटर से लोगे, चाहे एसेट का सेल करोगे, जो भी, यानी कि आप सिंपल मान लो, जब भी आपके कैश का बिजनेस में इनफ्लो होगा डेबिट होगा कैश, तब जब भी आउटफ्लो होगा क्रेडिट होगा कैश, ओके। सो कैश बुक हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग, देखो ये विजिबल है आपको, ये बिल्कुल बहुत ही छोटा लिखा है मैंने। कैश बुक हेल्प्स इन रीडिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। और जब भी हम बैंक बैलेंस, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर की आप कैश बुक से ही मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। कैश बुक की 3 टाइप्स है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ठीक है। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम ही होगा, डबल कॉलम में 2 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश कॉलम, दूसरा होगा डिस्काउंट कॉलम। या डिस्काउंट कॉलम हो सकता है या बैंक कॉलम हो सकता है, ठीक है। बैंक कॉलम क्या है, कल डिटेल में मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा। ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है ना। सो सिंगल कॉलम में ओनली 1 कॉलम यानी कि कैश कॉलम होता है। आज मैं ओवरव्यू देता हूँ इसका। तो डबल कॉलम में 2 कॉलम्स होते हैं, कैश एंड डिस्काउंट, ओके, या कैश एंड बैंक, या डिस्काउंट एंड कैश एंड बैंक,
कैश एंड बैंक, और बैंक एंड डिस्काउंट भी हो सकता है। ओके, 3 कॉलम में क्या होता है, बैंक एंड डिस्काउंट नहीं हो सकता है, ये इसको क्लास माना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ओके, 3 कॉलम में क्या होता है, कैश, डिस्काउंट और बैंक, 3 कॉलम में तीनों हो सकते हैं। ओके, फॉर्मेट क्या है वो कल दिखाऊंगा, तो कल हम इसको बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे। कल भी क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।